12 के इतिहास की बुक का चैप्टर 13 हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारधाराओं को देख रहे थे और उनका राजनीति में क्या योगदान रहा उसको देख रहे थे। इसका जो लास्ट वीडियो था इस चैप्टर में, उसमें हम बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन की, और उसमें हमने बात की कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सिर्फ सरकार से सहयोग ना करने की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी रखे थे, जिसमें ये बताया था कि अब उन्हें इस असहयोग आंदोलन के तहत क्या करना है। जिसमें हमने देखा कि उन्होंने स्वदेशी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने जो है सरकारी स्कूलों की स्थापना करवाई और भारत में बनी हुई वस्तुओं को खरीदने पर, उन्हें प्रयोग करने पर जोर दिया। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के तहत चलाए। इसके बाद हमने देखा कि असहयोग आंदोलन का स्थगन कैसे हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने शुरू में ही कह दिया था कि असहयोग आंदोलन जो है वो पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित होगा। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन में हिंसात्मक कार्रवाई होने लगी और हिंसा का प्रयोग होने लगा, तो गांधी जी ने तुरंत ही इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और हमने ये भी देखा कि जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया, उसके बाद भारत के कुछ ऐसे चरम के नेता थे जो कि गांधी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब ये आंदोलन अपने चरम पर है, जब ये आंदोलन इतनी अच्छी तरह से चल रहा है, जब ये आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, तो ऐसे में सिर्फ एक हिंसात्मक घटना के कारण आंदोलन को स्थगित कर देना ये उन्हें सही नहीं लग रहा था। इसके बारे में ये भी कहा गया कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव में किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, तो उसका असर हमको उत्तर भारत में नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से। तो लेकिन फिर भी गांधी जी ने अपना ये जो निर्णय है उसको नहीं बदला और गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक, जब कि स्वराज आंदोलन नहीं चलने लगा। उसके बाद से वहाँ तक मतलब कि 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक राजनीति में महात्मा गांधी की क्या गतिविधियाँ रहीं, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि 1922 ईस्वी के चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कुछ समय तक राजनीति से जो है संन्यास ले लिया। संन्यास नहीं कहेंगे, पर राजनीतिक गतिविधियों में वो कम शिरकत करने लगे। उन्होंने अपनी गतिविधियों को राजनीति से काफ़ी हद तक अलग थलग कर लिया था। अब उनका जो पूरी तरह से दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से केंद्रित हो गया कि वो भारतीय जनता को समझने का प्रयास करने लगे, वो भारतीय जनता की परेशानियों को, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझने का प्रयास करने लगे। और इसी क्रम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जो जनता है वह स्वदेशी को अपनाए, और स्वदेशी मतलब अपने हाथों से अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, फिर चाहे वो वस्त्र हो या फिर किसी और तरह की चीज़ें हो, जो भी हो। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में बनी हुई चीज़ों का ही भारतीय इस्तेमाल करें, और इससे क्या होगा कि एक तो अपने यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि अपने यहाँ कुटीर उद्योग में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ की बनी हुई वस्तुओं को यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा खपत मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि भारत में जो लोग इन कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, उन्हें काफ़ी आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा, और इस तरह से जो है लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो स्वावलंबी बनेंगे। तो गांधी जी का मुख्य ध्येय ये था कि वो इस बीच अपने देश के लोगों को स्वदेशी का प्रयोग करने पर जोर दें और अपने देश के लोगों को स्वावलंबी बनाएं, ताकि एक तरह से निर्भरता जो है वो दूर हो जाए। फिर हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने इसके अलावा अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया है। गांधी जी ने शुरू से इस बात पर जोर दिया कि वो ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना चाहते थे। लेकिन उन्हें हमेशा से ये लगता था कि भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर अस्पृश्यता का होना, मतलब यहाँ ऊंच नीच का होना। और गांधी जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हानिकारक समझते थे देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और हमेशा ही वो इस चीज़ के खिलाफ रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी आदिवासी लोग हैं, सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग उनके लिए गांधी जी ने ही किया था, जिन्हें नीची जाति का समझा जाता था, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। गांधी जी ने ही सर्वप्रथम इन आदिवासियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन मतलब भगवान के लोग, हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स लोग, भगवान के लोग। उन्होंने खुद को भी अछूतों के कार्य, उन्होंने ऐसे भी कार्य किए जो कि अछूतों से करवाए जाते थे, मतलब जैसे साफ़ सफाई का काम। तो ये सारे काम गांधी जी ने स्वयं किया। वो हमेशा ही बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण था, वो साधारण कपड़े पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने लोगों के बीच में इस बात का प्रचार प्रसार करने में जान लगा दी कि अब लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये इतना बड़ा नेता होकर हमारी तरह ही उनका रहन सहन है, वो हमारी तरह ही साधारण कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि गांधी जी उन्हीं में से एक हैं, और ये आम जनता में से ही एक है, और उनका रहन सहन जो है वो पूरी तरह से एक
आम जनता से मिलता हुआ है। इस तरह से गांधी जी के इन जो इस तरह के व्यवहार थे उससे गांधी जी अपने लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। गांधी जी ने जो उठना बैठना था वो बड़े बड़े नेताओं से होता था, बड़े बड़े अफसरों से होता था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री से भी बात करने के लिए या फिर बड़े बड़े गवर्नर जनरल से बात करने के लिए भी कभी भी इस बात से समझौता नहीं किया कि वो कैसे कपड़े उनके सामने जाकर पहने। वो जिस तरह के वस्त्र पहनते थे उसी वस्त्र में ही वो बड़े बड़े अधिकारियों से, ब्रिटिशर्स से मिलने जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी और गांधी जी काफ़ी हद तक लोगों के बीच लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इससे पहले हम देखेंगे स्वराज दल की स्थापना कैसे हुई। स्वराज दल की स्थापना के पीछे भी कारण है गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगन। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो चूँकि मैंने पहले ही बताया कि इससे देश के बड़े बड़े नेता जो थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और इसी नाराज़गी के क्रम में ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज दल की स्थापना की। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्वराज दल की कि स्वराज दल क्या है, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई और इसकी स्थापना में किन लोगों का हाथ रहा। महात्मा गांधी द्वारा जब अचानक असहयोग आंदोलन चरम पर था और उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया तो ऐसे में जो है एक राजनीतिक रूप से एक शून्यता आ गई थी। महात्मा गांधी जेल में थे, चूँकि उस समय सब जितने भी बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था, तो गांधी जी भी उस समय जेल में थे। ऐसे निराशा के वातावरण में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ये दोनों नाम को नोट कर लेना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नया दल गठित करने का निर्णय लिया और ये दल था स्वराज दल। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, ये जगह का नाम भी नोट कर लेना, इलाहाबाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन भी इलाहाबाद में, चूँकि स्थापना वहीं हुई और उसका पहला जो अधिवेशन था वो भी इलाहाबाद में हुआ और ये डेट भी लिख लेना, मार्च 1923 में। और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी नोट कर लेना, चित्तरंजन दास। इसमें चित्तरंजन दास ने पार्टी के उद्देश्य एवं कार्यक्रमों को की रूपरेखा रखी थी। अब देखेंगे कि इस पार्टी की स्थापना तो हो गई, बट इस पार्टी का उद्देश्य क्या रहा। तो इस पार्टी का उद्देश्य जो है स्वराज प्राप्त करना था। स्वराज मतलब अपना राज, मतलब ऐसा राज्य जिसमें शासन करने का अधिकार यहाँ की जनता को ही हो। और इसमें यह बताया गया कि पार्टी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। चूँकि यह अलग से एक पार्टी गठित जरूर की गई थी, लेकिन इस पार्टी ने कभी भी अपने आप को कांग्रेस से अलग नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये कांग्रेस का ही एक अंग है और सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने को तत्पर है। पार्टी विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार ना करे, बल्कि चुनाव में विजयी होकर सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को समाप्त करने की भूमिका अदा करे। चूँकि गांधी जी ने चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही थी असहयोग आंदोलन के तहत, लेकिन जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, हालांकि वो ये कह रही है कि वो कांग्रेस से अलग नहीं है, कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है या हिंसा के मार्ग पर चलना चाहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनकी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि ये चुनाव का बहिष्कार करने पर नहीं बल्कि चुनाव में भागीदार बनने पर विश्वास करती है, ताकि वो चुनाव में विजयी होकर सरकार का महत्वपूर्ण अंग बने और सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को समाप्त करके जो है स्वराज लाएं। अब पार्टी का प्रमुख ध्यान इस ओर रहेगा कि यदि सरकार भारतीयों के हित में कार्य करती है तो उसे और अधिक सुधारात्मक कार्य करने हेतु दबाव बनाएगी, और यदि सरकार गलत काम करेगी तो उनके कार्यों में अड़चन या अवरोध उत्पन्न करेगी। अर्थात स्वराज पार्टी कार्य अवरुद्ध करने की नीति पर चलने वाली थी। मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई स्वराज प्राप्त करने के लिए और इनका उद्देश्य था चुनाव में भागीदार बनना, चुनाव में हिस्सा लेना और सरकार गठित करने में भागीदार बनना, मतलब सरकार में शामिल होना। और साथ ही उनका उद्देश्य ये भी था कि अगर सरकार भारतीयों के लिए अच्छे कार्य करती है तो ये सरकार को के जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, उसमें और सुधार करेगी। लेकिन यदि अगर सरकार ऐसा कुछ करती है जो जनता के हित में ना हो, जो जनता के हित के खिलाफ हो, तो यहाँ पर इसका काम होगा सरकार के कार्यों में अवरोध डालना, मतलब रुकावट डालना। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वराज दल की स्थापना कैसे हुई और स्वराज दल की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या रहा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई स्वराज प्राप्ति के लिए और इसका उद्देश्य था कि अगर सरकार सुधारात्मक कार्य करती है तो उसके कार्यों में सपोर्ट करेगी, और अगर सरकार ऐसा कुछ करती है जो कि जनता के लिए सही नहीं है, या उनकी नीतियाँ जनता पर शोषण करने की है, जनता पर अत्याचार करने की है, तो ये फिर उनके कार्यों में अड़चन डालेगी। तो ये था स्वराज दल की स्थापना का उद्देश्य, और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इसकी पहली अध्यक्षता हुई इलाहाबाद में। ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं इसको वीडियो नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर करके, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्वराज पार्टी की ही बात करेंगे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद
हम लोग देखेंगे कि इस बीच कैसे कुछ हिंसात्मक नीतियों की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी घट रही हैं, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।